अरे, तुमने सुना है क्या? सुषमा के देवर की शादी है। सुन रहे हैं देवरानी बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ, मुझे भी पता चला। सुषमा की देवरानी राज करेगी सुषमा पर। देखना जीजी, जेठानी को नौकरानी बनाकर छोड़ेगी ये पढ़ी लिखी देवरानी। सुषमा की शादी अभी 2 साल पहले राकेश से हुई थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन ससुराल आते ही घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल रही थी। राकेश का छोटा भाई था बिट्टू, जिसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की आभा से होने जा रही थी। दूल्हा बना घोड़ी पर बैठा था, तभी उसकी भाभी। क्या बात है दूल्हे राजा, बड़े जल्दी में हो? अच्छा, आज भाभी से नहीं पूछोगे जाने से पहले? अच्छा जाओ, मेरी प्यारी देवरानी को जल्दी से ब्याह कर ले आओ। अकेले घर का काम करके तो मेरा बुढ़ापा ही आ गया। अब देवरानी आ जाएगी तो कम से कम मैं भी किसी पर हुक्म चला सकूंगी। हाँ हाँ भाभी, आप भी क्या सोचती रहती हो। खूब धूमधाम से बिट्टू और आभा की शादी हुई और शादी करके आभा अपने ससुराल आ गई। दुल्हन की गाड़ी जैसे ही घर के दरवाजे पर आकर खड़ी होती है, ऐसे ही तुरंत वहीं 2 औरतें सुषमा के पास आती हैं और मेरी बात ध्यान से सुन सुषमा, जो ये नई देवरानी आ रही है तेरी, ये तुझसे छोटी है, तो अभी से ध्यान रखना। उसे ज्यादा सिर पर मत बैठाना। उसे हमेशा यह एहसास कराते रहना कि तू जेठानी है और वो देवरानी, समझी? हाँ हाँ बुआ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब समझ गई। उस औरत की बात सुषमा के दिमाग में घर कर जाती है। सुषमा ने अब मन ही मन में ठान लिया कि वह अपनी देवरानी आभा के साथ सख्ती से ही पेश आएगी। शादी की बात कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। आभा बिना कहे ही अपनी जेठानी के साथ घर के कामों में हाथ बटा। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छा रिश्ता बन गया। दोनों सारा दिन हंसते और बातचीत, लेकिन बीच बीच में जब सुषमा को बुआ की कही बातें याद आती तो वह थोड़ी देर के लिए ही सही आभा से अजीब तरह से व्यवहार करने लगती। फिर एक दिन, अरे सुनती हो? हाँ क्या बात है? तुम शायद भूल गई, बिट्टू और आभा की शादी के 2 महीने हो गए हैं। उनको मंदिर में ले जाकर पूजा भी तो करवानी है। तुम एक काम करो, ये पैसे लो और शाम को शहर जाकर आभा के लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। ठीक है जी, पर साड़ी लेने के लिए इतने दूर शहर क्यों जाना? यहाँ भी बाजार है। मैं तो आज तक अपने लिए यहीं से कपड़े लेती आई हूँ। अरे भाग्यवान, वो शहर की लड़की है, हो सकता है उसे यहाँ की साड़ियाँ ना पसंद आए। अच्छा, इतना तो कभी मेरे बारे में नहीं सोचे। अच्छा, तुम भी ले लेना एक अपने लिए बढ़िया सी साड़ी। अब तो खुश हो जाओ देवी जी। अच्छा सुनो, बिट्टू के साथ जाना, मैं शाम को लेट आऊंगा। ठीक है। शाम को सुषमा बिट्टू को लेकर शहर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में बिट्टू सुषमा से, क्यों भाभी, कैसी लगी आपकी देवरानी? आप दोनों में सब सही चल रहा है ना? गाड़ी ध्यान से चलाओ, ज्यादा जेठानी देवरानी के मामले में मत पड़ो। पर देखना भाभी, आभा आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगी, आपका बहुत ख्याल रखेगी। तब मुझे याद करना कि कोई आपसे कुछ बोला था। सुषमा अपने देवर की बातें सुनकर सोचने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो शॉपिंग करके घर वापस जा ही रहे थे कि एक बस बिट्टू के बाइक को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से बिट्टू को गंभीर चोट आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस दौरान सुषमा उछलकर दूर जा गिरती है। आसपास के लोग जल्दी से उनको अस्पताल ले जाते हैं। वो दोनों कैसे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, हमने आपकी पत्नी को बचा तो लिया है, पर वह अब पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी हैं। ये समझिए एक जिंदा लाश। हम कुछ दिनों तक उन्हें यहाँ चेकअप के लिए रखेंगे। अगर कुछ सुधार हुआ तो ठीक है, आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। राकेश वहीं खड़ा होकर रोने लगता है। दूर खड़ी सुषमा भी दहाड़े मारकर रोए जा रही थी। राकेश और आभा का सब कुछ खत्म हो चुका था। जहाँ बिट्टू की मौत हो चुकी थी, वहीं सुषमा जिंदा लाश बनकर ही रह गई थी। शादी के 2 ही महीने बाद बेचारी आभा विधवा हो चुकी थी। महीनों निकल जाते हैं। सुषमा की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन,
देखिए राकेश जी, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं देंगे। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी इनके हालत में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। यहाँ रखकर आपका केवल पैसा वेस्ट हो रहा है। मेरी मानिए तो आप इनको घर ले जाइए और इनका सेवा पानी करिए, बाकी आपकी मर्जी। डॉक्टर की बात मानकर राकेश सुषमा को घर ले आता है। सुषमा दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती है और टुकुर टुकुर सबको देखती रहती है। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हम लोग आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने वाले हैं। हाँ सुषमा, कल ही डॉक्टर से बात हुई है। अगले हफ्ते वो लंदन से यहाँ आने वाले हैं। फिर तो तुम पहले जैसी हो जाओगी। मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। आप भाभी की चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं अच्छे से इनका देखभाल कर लूंगी। वैसे भी अब मेरे पास काम ही क्या है, अब आराम से ऑफिस जाइए। इस तरह आभा और राकेश दोनों मिलकर सुषमा को संभाल रहे थे। राकेश ऑफिस जाता और आभा दिन भर सुषमा की सेवा में लगी रहती। शाम को जब राकेश ऑफिस से घर आता तो सुषमा के पास बैठकर खूब सारी बातें करता। सुषमा सारी बातें सुनती तो थी, पर वह उसका जवाब नहीं दे सकती थी। उधर बेचारी आभा दवाई से लेकर सुषमा की साफ सफाई में दिन भर लगी रहती। सुषमा मन ही मन सोचती है, हे भगवान, बुआ कितनी गलत बोल रही थी। मैं भी बुआ की बातों में आकर आभा के बारे में गलत सोचा। ये तो बेचारी दिन भर मेरी सेवा में ही लगी रहती है। भगवान, मेरा जो हुआ सो हुआ, इस बेचारी के साथ तूने ऐसा क्यों किया। ऐसे ही कई महीने निकल जाते हैं और सुषमा के हालत में कोई सुधार नहीं होता। एक दिन राकेश आभा से, आभा, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगी। राकेश के जाने के बाद आभा पहले की ही तरह सुषमा की खूब सेवा करती और रात में उसी के पास सो जाती। सुषमा सोचती है, कब तक यूं ही ये मेरी सेवा करती रहेगी, कब तक राकेश और आभा अकेले अपना जीवन काटेंगे, कब तक आखिर मैं इन पर बोझ बनी रहूंगी। एक सप्ताह बाद राकेश आते ही सुषमा के पास जाकर बैठता है तो देखता है कि सुषमा की बॉडी में कुछ हलचल सी हो रही है। वह तुरंत आभा को डॉक्टर के पास फोन करने के लिए बोलता है, लेकिन सुषमा इशारे में ही एक दूसरे को हाथ पकड़ने के लिए बोलती है। भाभी, ये सब मत सोचिए, आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। कुछ ही देर बाद सुषमा मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखती है और इस दुनिया से चली जाती है। एक महीने बाद, आभा कहाँ हो? नाश्ता ले आओ जल्दी, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ हाँ, बस आ गई। आभा, आखिरकार हम लोगों का प्लान कामयाब हो ही गया। हाँ जी, क्यों नहीं होगा। इतने साल हमने मेहनत जो की थी, बेचारी सुषमा को आखिरी समय तक नहीं पता चल पाया कि जो कुछ भी हुआ वो सब पहले से ही प्लान था।